प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा 5 पर्यावरण विषय में पाठ 24 पहाड़ों की सैर, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इससे पहले का जो पाठ था, पाठ संख्या 23, वो भी हमारा भ्रमण के बारे में पाठ था, जिसमें किले, दुर्ग और इनका भ्रमण किया था। और ये भी घूमने का ही पाठ है, पहाड़ों की सैर। सैर का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, मनोरंजन के उद्देश्य से, जानकारी के उद्देश्य से, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भी सैर की जाती है। और पहाड़ आपने देखे ही हैं, अपने सामान्य जो हमारा धरातल होता है, ज़मीन होती है, उससे जो ऊंचे स्थान होते हैं प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बने हुए। तो आप में से बहुत लोगों ने तो पहाड़ देखे होंगे, बहुत से विद्यार्थियों ने। और वास्तविक रूप से पहाड़ नहीं देखे तो आपने किसी चित्र में और किसी फिल्म में, किसी धारावाहिक में, कोई सीरियल में आपने अवश्य देखे होंगे। तो देखिए, आपको एक पहाड़ का हम दृश्य दिखाते हैं। देखिए, ये यहाँ से, ये सामान्य यहाँ की ज़मीन है और इसे ये जो ऊंचे ऊंचे स्थान है इस प्रकार से। और दूर दूर देखिए, ये आपको ऐसे ऊंचे ऊंचे ऐसी जगह दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो धरातल के ऊपर रचना होती है उसको कहते हैं हम पहाड़। और पहाड़ बने होते हैं पत्थरों के, पत्थर होते हैं एक प्रकार के सारे। ये वनस्पति उगी होती है, कई एकदम हरे भरे पहाड़ भी होते हैं। तो आगे इस पाठ को बढ़ाते हम। क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है? तो आपने यदि चढ़ने की कोशिश की है तो आप इसको बता सकते हैं। तो आप यदि पहाड़ पे गए हैं तो निश्चित रूप से आपने कोशिश की है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, हाँ, मैंने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है। और दूसरा यहाँ जो प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर है? देखिए, इसका उत्तर होगा, पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई होती है। पहाड़ पे ऐसे जिस प्रकार से सीढ़ियों पे चढ़ना होता है, सीढ़ियों पे तो सीढ़ी होती है, एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते जाते हो। और पहाड़ पे कोई सीढ़ी नहीं होती। पहाड़ पे एकदम आपके, यदि कोई गांव में, शहर में, कई ऐसे सड़कें भी होती है जो एक तरफ तो ऊंची होती है, एक तरफ नीची होती है। तो उस पर चढ़ते समय जो आपको महसूस होता है, अनुभव होता है, उसी प्रकार का पहाड़ पर चढ़ते समय आपको अनुभव होगा। किसी रेत के टीले पर चढ़ते हैं आप, तो वो भी ऊंचाई का उसी प्रकार का दृश्य है। तो पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर है, यह आपसे बात पूछें तो आप इसका उत्तर देंगे, पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई होती है, वह गिरने का डर रहता है, चढ़ने में अधिक ताकत लगानी पड़ती है, जबकि सड़कें समतल होती है, जिस पर कदम आगे बढ़ाकर हम कम ताकत में भी आगे चल सकते हैं। संसार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी सबसे जो ऊंचा पहाड़ है पूरी दुनिया का, उस पहाड़ की चोटी का, यानी एकदम जो ऊपर का उसका शिखर है, उसको चोटी कहते हैं। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। भारत से उत्तर में एक देश है नेपाल, और नेपाल के और आगे है तिब्बत। तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर यह सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। और सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसको खोजा था, पाया था कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो उन्हीं के नाम पर, उनको सम्मान देने के लिए इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। आपने अपने आसपास के किसी पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया होगा। उस समय आपके साथ कौन कौन थे, उनके द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिए गए, इस आधार पर अपने अनुभव आपको बताने हैं। तो आप बता सकते हैं। आप में से यदि कोई वैष्णो देवी गए होंगे, तो वैष्णो देवी एक बहुत पहाड़ी स्थान है, ऊंचा। वहाँ पे जाने के लिए खूब पथरीले रास्तों को पार करना पड़ता है, तो आप उसका वर्णन बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैष्णो देवी का वर्णन इसमें
बताएंगे, तो इसका उत्तर हम देंगे हाँ, मैं एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था, तब पहाड़ की यात्रा की थी। जब हमने पहाड़ पर पैदल चढ़ाई शुरू की तो पता चला कि चढ़ने में अधिक ताकत लगानी पड़ रही थी। मेरी बूढ़ी दादी जी तो बार बार थक कर बैठ जाती थी। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था तथा पूरा पहाड़ पेड़ पौधों से हरा भरा दिखाई दे रहा था। कहीं छोटे छोटे झरने भी बह रहे थे और वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अच्छा था। अब आगे आपको फिर दो बातों का उत्तर आपको देना है। पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस क्यों फूलती है? जोर जोर से हमें सांस लेना पड़ता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस क्यों फूलती है, इसका उत्तर हमें देना है। तो आप इसका उत्तर देंगे पहाड़ों की ऊंचाई पर वायु का दाब कम होने के कारण सांस फूलती है। यानी वह हवा कम होती है और जब हम धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उस वायुदाब कम होने के कारण हमारी सांस फूलने लग जाती है। और आपने कभी किसी पहाड़ की यात्रा की है तो चर्चा कीजिए, अपने अनुभव को शब्दों में लिखिए। अभी हमने बात की थी जैसे पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया है, तो इसमें जो बात की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इसी में लिखनी है। दोनों में एक ही बात थी। पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल यानी कठिन काम है और जोखिम यानी खतरा भी उसमें बहुत होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, यानी बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि तापक्रम माइनस में रहता है। बर्फीली हवाएं और ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई के कारण एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना बहुत ही जोखिम खतरे से भरा हुआ है। लेकिन दो साहसी व्यक्ति, कौन? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और तेनजिंग शेरपा, ये नेपाल के, ये दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें वहां पहुंचने में 2 महीने का समय लगा। और जो पर्वतारोही यानी जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उनको पर्वतारोही कहते हैं। पर्वतारोही को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ हवा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है, बहुत ऊंचाई की बिल्कुल भी नहीं होती। तो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता होती है। वो अपनी पीठ पे लगा के रखते हैं और एक पाइप के द्वारा ऑक्सीजन उनके नाक के द्वारा उनके शरीर में जाती है और उससे वो सांस लेते हैं। कभी कभी भूस्खलन हो जाता है, यानी जो ज़मीन है वो ज़मीन टूट के नीचे गिर जाती है। आप ऐसे मानिए पहाड़ ऊपर से टूट के नीचे आ जाता है, इसको कहते हैं भूस्खलन। अतः अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण पर्वतारोही में होना अत्यंत आवश्यक है। यानी बहुत ही ताकत का, मुश्किल का, बहुत ही धैर्य का काम होता है। थोड़ी बहुत भी आपने अगर असावधानी की तो आपको पहाड़ों में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सोचिए और बताइए पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका उत्तर आप देंगे, इसका यह उत्तर होगा पर्वतारोहियों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। नंबर 2, खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाओं के कारण कठिनाई होती है। और तीसरी उनको कठिनाई होती है कभी कभी भूस्खलन का जोखिम भी बना रहता है। और चौथी बात है इन लोगों को खाने पीने की चीज़ों की भी भारी समस्या होती है। अब आप लोगों को ऐसे चिंता हुई होगी कि इन लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी, क्या खाते होंगे। इतनी जब भारी ठंड होती है, बर्फीली हवाएं होती है, तो कैसे भोजन करते होंगे। बिना भोजन के तो कोई जीवित नहीं रह सकता। तो इन लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी। तो पर्वतारोही अपने साथ कुछ सूखा और शीघ्र खराब न होने वाला भोजन ले जाते हैं। फिर भी 2 महीने तक
इनको जीवन निर्वाह लायक भोजन अपने आप बनाकर ही करना होता है। अब नीचे कुछ पर्वतारोहण के कुछ उपकरणों के यहाँ पे चित्र है, इनको आप ध्यान से देखिए। ये है हुक, रस्सी के दोनों तरफ हुक बंधे हुए हैं, ये रस्सी है, ये विशेष प्रकार के जूते हैं और ये एक विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी होती है। अब ये क्या क्या काम आते हैं इनकी हम बात करेंगे। और एक आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वो चढ़ते समय काले रंग का चश्मा लगा के रखते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? आप सोचिए और विचार करके बताइए। बिल्कुल, कईयों के मन में एकदम ठीक उत्तर आया है। तो इसका सही उत्तर है, पहाड़ पर चढ़ते समय बर्फ़ की चमक से आंखों की सुरक्षा हेतु काला चश्मा लगाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ पर जब सूर्य की धूप गिरती है तो उससे परावर्तन होता है और बहुत ज़्यादा चमक होती है, इसलिए उस चमक से अपनी आंखों को बचाने के लिए काला चश्मा लगाया जाता है। और पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली छड़ी साथ में क्यों ले जाते हैं? नुकीली छड़ ले जाने का कारण होता है, नुकीली छड़ी बर्फ़ पर चलने में सहायक होती है तथा उसकी सहायता से फिसलने से बचा जा सकता है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ने वाले अपने साथ नुकीली छड़ी ले जाते हैं। और तीसरा है, पर्वतारोही बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में क्या पहनते हैं और क्यों? तो पर्वतारोही बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में दस्ताने पहनते हैं, जैसे आप सर्दी में पहनते हो तो उनके मजबूत गर्म दस्ताने होते हैं, बहुत गर्म होते हैं वो। तो पर्वतारोही बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में दस्ताने पहनते हैं, इसका हम उत्तर देंगे ये। और अगला है, पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों का क्या उपयोग है? पर्वतारोही के जूतों में लगी नुकीली कीलें बर्फ़ पर फिसलने से इनका बचाव करती है और इससे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है, क्योंकि वो कीलें बर्फ़ के अंदर धंस जाती है और उनको फिसलने नहीं देती। तो बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ विशेष प्रकार के उपकरण ले जाते हैं, जिनकी सहायता से बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है। इनके जूतों में लगे नुकीली कीलें बर्फ़ में फिसलने में इनका बचाव करती है। आगे और देखिए, अब पहाड़ों पर चढ़ने वाली साहसी महिलाओं की कहानी देखिए। ये चित्र है प्रेमलता अग्रवाल का। प्रेमलता अग्रवाल, ध्यान से इनका आप चित्र देखिए। जब ये एवरेस्ट पे जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी तो उस समय उन्होंने अपने देश का तिरंगा झंडा वहाँ पे लहराया था। तो देखिए एवरेस्ट की चोटी पर कितनी शान से देश का झंडा लहरा रहा है। अब कौन थी प्रेमलता अग्रवाल, इनकी थोड़ी जानकारी करते हैं। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जुगतलाई यानी जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। इन्होंने 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया, यानी माउंट एवरेस्ट के शिखर पे इन्होंने चढ़ने में सफलता प्राप्त की। और वहीं 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतह करके उन्होंने नई उपलब्धि प्राप्त की और इस पर्वत पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला है। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ये नेपाल की एशियन ट्रैकिंग कंपनी की देखरेख में शुरू हुए एवरेस्ट अभियान की अंतर्राष्ट्रीय दल की हिस्सा बनी। अंतर्राष्ट्रीय दल वह होता है जिसमें बहुत से देशों के लोग शामिल होते हैं। अब दूसरी पर्वतारोही महिला की बात करते हैं। देखिए ये है चित्र संतोष यादव का। संतोष यादव, और ये पीछे देखिए ये इनका पर्वतारोहण करते समय का दृश्य है। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जोनियावास में हुआ था। उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर से शिक्षा प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। इसके अलावा वे कांगसुक की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी।
उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। अब 2 प्रश्नों का आपको उत्तर बताना है। पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? पर्वतारोहण अभियान में चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? तो सबसे पहले जिनका नाम आया था, इसका उत्तर देंगे हम प्रेमलता अग्रवाल। 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने चढ़ाई की थी पर्वत पे, एवरेस्ट पे। तो इसका उत्तर देंगे प्रेमलता अग्रवाल, 48 वर्ष की उम्र। और फिर सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर देंगे संतोष यादव। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अब देखिए आप, साहस और जुनून का दूसरा नाम बछेंद्री पाल। साहस तो किसी काम को करने का साहस, हिम्मत, और जुनून का मतलब होता है किसी काम करने का फिर ऐसी मन में लग जाए, ऐसी लगन लग जाए कि बस रात दिन उसी के बारे में सोचना, खूब मेहनत करना, वो कहलाता है जुनून। तो आप में से बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ाई का जुनून है, वो पढ़ते ही रहते हैं, खूब पढ़ते रहते हैं, उनके मन करता है कि हम हमेशा पढ़ते ही रहें, तो वो जुनून कहलाता है। तो ये बछेंद्री पाल का आप चित्र ध्यान से देख लीजिए। ये भी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करते के बाद में भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, इसको लहरा रहे हैं। तो और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल को हमेशा लगता था कि वो लड़की होकर लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। इनका जन्म उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ। बचपन से ही बछेंद्री साहसिक इरादों वाली लड़की थी। स्कूल पिकनिक के दौरान बछेंद्री खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरा पर्वत के आरोहण अभियानों में भाग लिया। आरोहण यानी चढ़ने में। उनके इसी साहस और उत्साह के कारण इन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुन लिया गया और एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन हुआ, जमीन खिसक गई थी। बछेंद्री के सिर के पीछे चोट लगी, उनके सभी साथी भी घायल हो गए, बाकी सदस्य लौट गए, लेकिन बछेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी। उनके इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने एवरेस्ट पर कदम रखने वाली उनको प्रथम महिला बना दिया। ये होता है साहसी लोगों का काम, जो संकट आने पे घबराते नहीं है। अब देखिए इसमें भूस्खलन क्या होता है, हमने पहले भी इसकी बात की थी। इसका उत्तर हम देंगे भूस्खलन क्या होता है। पहाड़ों पर जमीन खिसकना, पत्थर आदि का लुढ़कना, जमीन का फटना, इसको भूस्खलन कहा जाता है। भू का मतलब होता है जमीन और स्खलन का मतलब होता है गिरना। दूसरा है, आपने या आपके आसपास किसी ने कोई साहसिक कार्य किया हो तो उसे लिखते हुए अपनी कक्षा में सुनाइए। तो यदि आपने कोई ऐसा काम किया है तो आप उसको गर्व के साथ में अपनी कक्षा में सुनाइए, ये आपका काम है। कई पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हुए प्लास्टिक की वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं और उस सामान को वहीं छोड़ाते हैं। इस प्रकार पहाड़ों पर कचरा बढ़ता जाता है। ऐसे ही एवरेस्ट पर कचरा बढ़ रहा है और वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। तो जहाँ तक हो सकता है आप भी प्लास्टिक से बचिए और प्लास्टिक की आप एक ब्रिक भी बना सकते हैं, प्लास्टिक की ईंट। उसके लिए आप एक बोतल लीजिए और प्लास्टिक की बोतल का आप उसमें उपयोग कीजिए और जो आपके घर में कोई सामान लेने के लिए जो प्लास्टिक की थैलियाँ इस प्रकार की कोई आती है, आप उनको उसके अंदर बोतल में आप उसमें डालते रहिए, ठोक ठोक के पूरा भर दीजिए। एक बोतल में खूब सारी थैलियाँ आ जाएगी, आपके 2 महीने तक जो थैली आती है वो उसमें भरती रहेगी और जो बोतल एकदम उससे टाइट हो जाएगी और फिर उसको कहीं भी ईंट के रूप में उसका एक प्रयोग ले सकते हैं। इसको कहते हैं प्लास्टिक की इस प्रकार की इको ब्रिक बनाना। तो ऐसा एक प्रयोग आप कर सकते हैं। और अब आप बताइए, पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से क्या क्या नुकसान है। पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से क्या क्या नुकसान है, सोचिए।
चलिए आपकी सहायता कर देते हैं। पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, पर्वतारोही अपने साथ क्या क्या सामान ले जाते होंगे? तो पर्वतारोही अपने साथ सूखा भोजन क्या होता है? बिस्किट है, टॉफ़ी है, चॉकलेट और कोई काजू, किशमिश, बादाम, ये सूखा भोजन कहलाता है। तो पर्वतारोही अपने साथ सूखा भोजन, रस्सी, हुक, छड़ियाँ, कीलें, हथौड़ा, बेल्ट, चैन, टॉर्च, सीटी, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन का सिलेंडर आदि सामान साथ में ले जाते होंगे। और पर्वतारोही को किन किन संकटों और खतरों को झेलना पड़ता होगा? पर्वतारोही को अनेक संकटों और खतरों से जूझना पड़ता होगा, जैसे तेज ठंड और बर्फीली हवा में बीमार होने का खतरा, वायु दाब कम होने पर सांस न लेने पाने का खतरा, पहाड़ी जीव जंतुओं से खतरा, अपने भोजन के समाप्त होने का खतरा, भूस्खलन होने का खतरा। तो बहुत ही खतरनाक और साहस का काम है पहाड़ों पर चढ़ना। आगे देखिए, इसमें 2 प्रश्न इसमें और चर्चा के लिए हैं। माना आपको पर्वतारोहण के लिए चुन लिया गया है, आप उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, जैसे सामग्री, अभ्यास आदि। और दूसरा, आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हों तो वहाँ पर फैले गए कचरे के बारे में अपने अनुभवों को लिखिए। कचरे को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। पर्वतारोहण के लिए चुन लिया गया तो आप उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे? इसका उत्तर आप देंगे, हम पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे विशेष प्रकार की ड्रेस, दस्ताने, छड़ी, नुकीले जूते, सूखा भोजन, रस्सी, हथौड़ा, कील, टार्च आदि को जुटाएंगे। साथ ही कुछ दिनों पहले से ही अपने ब्लड प्रेशर आदि की जांच कराएंगे, पैदल चलने का अभ्यास कराएंगे, पर्वतारोहण से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियाँ जुटाएंगे। और दूसरा, आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हों तो वहाँ पर फैले कचरे के बारे में अपने अनुभवों को लिखिए। और कचरे को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? पर्यटन स्थल और पहाड़ सबसे शांत, मनमोहक व शुद्ध पर्यावरण से युक्त होते हैं। आवागमन के साधनों के विकास और उन्नत तकनीक के चलते हर दुर्गम स्थल पर भी मनुष्य की पहुंच हो गई। एक बार ऐसे ही पर्यटन स्थल पर परिवार के साथ जाने का मौका मिला। वहाँ की सुंदरता, हरियाली, पेड़ पौधे, फूलों की घाटियाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे दुखद और कष्टदायक बात यह थी कि वहाँ सैलानियों द्वारा कूड़ा कचरा फैलाया गया था। जगह जगह खाली डिब्बे, प्लास्टिक की बोतल, रैपर, पॉलीथीन, कागज़, टूटे जूते, चप्पल, दोने, पत्तल आदि का कूड़ा कचरा फैला हुआ था। इस कूड़े कचरे से वहाँ के पर्यावरण को बहुत हानि हो रही थी। और इसका आगे का है कि इसको सुझाव आप क्या देंगे इसको रोकने के लिए? तो पर्यटन स्थलों पर कचरे को रोकने के लिए निम्नलिखित काम किए जा सकते हैं। पहला काम, पर्यटन स्थल पर जगह जगह कचरा पत्र रखवाए जाए। दूसरा, खाने पीने का सामान कागज़ की पैकिंग में हो तो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तीसरा, कम से कम आवश्यक सामान ही ले जाने की अनुमति देनी चाहिए। चौथा, जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए, यानी लोगों को इसकी जानकारी करानी चाहिए। और जो अगला है, कूड़े कचरे फैलने से पर्यावरण प्रदूषण से जो हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं उसको बताकर इस दिशा में अच्छा काम किया जा सकता है। और पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग को तो पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने सीखा, पहाड़ों पर जाने से पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक उपकरणों आदि को ले जाना चाहिए और भूस्खलन के समय में सावधानी से चढ़ना चाहिए। पर्वतारोही में अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण बहुत जरूरी है। अब अंत में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको देने ही पड़ेंगे। पर्वतारोहण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर होगा, पर्वतारोहण अत्यंत मुश्किल व जोखिम भरा कार्य है। इसमें खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाओं को सहन करना पड़ता है।
ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त भूस्खलन आदि का खतरा बना रहता है। प्रश्न नंबर 2, पर्वतारोही में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो एक पर्वतारोही में अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य व सहनशीलता आदि गुण होने चाहिए। विश्व की कुछ पर्वत चोटियों के नाम लिखिए। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी है, K2 ये भारत की चोटी है, अन्नपूर्णा, एकांकागुआ, माउंट एल्बर्ट, एल्ब्रुस, माउंट मैकिनले, माउंट रेनियर आदि ऐसी बहुत सी चोटियाँ और भी हैं। पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई पर वायुदाब कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई से बचने के लिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसका जो पाठ ये संदेश देता है, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता हमारा कर्तव्य है। तो ये बहुत ही मज़ेदार पाठ हमने पढ़ा, हमने सीखा और बछेंद्री पाल जैसा साहस और जुनून हमें रखना चाहिए प्रत्येक काम में। पढ़ाई में भी रखना चाहिए, खेल में भी रखना चाहिए, सब कामों में हमें साहस और जुनून से कार्य हमें करना चाहिए। तो इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे वो हमने किए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न इनसे बनते हैं। आप उन प्रश्नों को बनाइए, इनके उत्तर लिखिए। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं आपकी समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो ठीक है, अभी इस पाठ को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।